बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं डॉक्टर आसिफ हाज़िर खिदमत हूँ। और नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करूँगा वो मैं आपकी चंद एक फ़ायदे की बातें करूँगा। वो मैं बीमारियों को दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक तो इन्फेक्शन है, वो भले कोरोना से हो या दूसरे वायरसेस से हो या वो दूसरे जरासीमों से हो, बैक्टीरिया जिनको कहते हैं, और एक एलर्जी होगी। नाज़रीन, आजकल के मौसम में चाहे बड़े हों या छोटे हों, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो खांसी नज़ले ज़ुकाम के साथ आते हैं। बुखार भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना ये होता है कि क्या ये एलर्जी है या इन्फेक्शन है। नाज़रीन, आपको ये मैं बताता चलूँ कि एलर्जी जो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ होती है, हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, ये उसकी बीमारी है। इसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल जो है वो निकलते हैं। एलर्जी की जिसका सबब बनती है, ये एलर्जी जो है जिसकी वजह से होती है, वो हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस हम उनको कहते हैं, जिसकी वजह से हमें छींकें आनी, मरीज़ को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नाक में इरिटेशन होती है, और उसका अगर किसी को कोई सांस की एलर्जी हो तो उसको सांस में तंगी आ जाती है, सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, और इसी तरह नाक बंद हो जाता है और सर में दर्द होना, इस तरह की शिकायत होती हैं। लेकिन नाज़रीन, ये ज़हन में रखें कि ये सूरत हाल जो होती है ये एकदम सडनली होती है। वो किस तरह सडनली होती है कि चाहे वो कोई बड़ा मर्द हो या औरत हो, फौरी कहता है डॉक्टर साहब, यूँ ही मैं सुबह उठा हूँ तो मुझे एकदम जो है ना छींकें आनी शुरू हो गई हैं। यूँ ही खातूनें कहती हैं हम किचन में गई हैं डॉक्टर साहब तो एकदम छींकें आनी शुरू हो गई हैं। या कोई बंदा कहता है जी एकदम मैं किसी ठंडे कमरे से बाहर गया हूँ तो मुझे एकदम जो है ना वो छींकें आनी शुरू हो गई हैं। या डॉक्टर साहब कोई आदमी मेरे पास सिगरेट पी रहा था, या कोई ऐसी इंटेंस स्मेल गई है, उस वजह से इस तरह का सूरत हाल हो गई है। तो एलर्जी जो होती है इसमें जरासीमों का अमल दखल नहीं होता है। इसमें सिंपल मैं आपको इलाज भी बता देता हूँ। एलर्जी का इलाज क्या है? अगर आपके नाक और गले और चेस्ट की एलर्जी है तो इसमें हम नाक से शुरू हो जाते हैं। नाक में एंटी एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक जो है मेडिसिन, जिसमें मुख्तलिफ नामों से आती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। दिस इज़ आल्सो फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल पीपल आल्सो। द फर्स्ट जनरेशन दे काज मोर ड्रोजीनेस, इसमें ज़रा थोड़ी सी गलूदगी होती है, सुस्ती पड़ती है। जो सेकंड जनरेशन है उससे कम होता है। और थर्ड जनरेशन जो आजकल आई हुई है, जिस तरह सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड है, या लीवोसिट्राजीन है, या डेस्लोराटाडीन है, या फेक्सोफेनाडीन है, ये नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आप सिंपल जो है ऑन द काउंटर जो है आप मेडिकल स्टोर पे जाके कह सकते हैं यार मुझे रिजिस की गोली दे दो, या मुझे टीडे की गोली दे दो, या बैलेर की गोली दे दो, या मुझे टेल्फास की गोली दे दो। तो ये आपने सिर्फ अगर 10 मिलीग्राम की अगर वो रिजिस की गोली है तो एक गोली ये खा लें। और अगर नाक में आप में बंद हो रहा है, छींकें आ रही, नाक बंद है और आपको उससे तकलीफ हो रही है, तो सिंपल आपने क्या करना है कि उसको कहना है यार मुझे जाइनोसिन का नेज़ल स्प्रे दे दो। वो जाइनोसिन नेज़ल स्प्रे नाक में इस तरफ दबाना है यूँ हिला के, और फिर इस तरफ दबाना है, और साथ में एंटी एलर्जी गोली खानी है तो आपका नाक खुल जाएगा। अगर इससे भी मसला नहीं हल होता तो ऐसी प्रेपरेशन लेनी है, स्प्रे, नाक का स्प्रे, जिसमें थोड़ा सा स्टीरॉयड भी शामिल हो। वो आजकल राइनोसोन के नाम से भी शाज़ो लेबॉर्ट्री का आ रहा है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुआ एलर्जी। अब एलर्जी अगर नीचे चली जाए तो वो इसमें नाक में और गले में भी खराश हो सकती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर वहाँ ऊपर तक हो, यानी कि गर्दन से ऊपर तक हो, तो हम उसको कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जब ये जो वॉइस बॉक्स है हमारा, जहाँ हवा, यहाँ ट्रेकिया है या लेरिंग्स है और ट्रेकिया इससे नीचे हो, तो हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स का मतलब नालियाँ, सांस की नालियाँ। अगर वहाँ चली जाए एलर्जी तो फिर ये सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, ये दमे में ऐसी कैफियत होती है। या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हों या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हों जहाँ पे हमेशा जो है वो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर हो, तो उसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है उसको हम कहते हैं। वो अस्थमा भी बाद में इसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसमें फिर हम इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं जो मुख्तलिफ जो सांस की नालियों को खोलते हैं, जो वहाँ पे सोज हुई होती है, सोजन होती है, सोजन को कम करते हैं। ज़ाहिर है ये हिस्टामिन की वजह से वहाँ पे सांस की नालियों में सोजन की वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती है। वहाँ पे एक ख़ास मादा म्यूकस जिसको कहते हैं वो ज़्यादा बनता है, और ये इसकी वजह से फिर वो ख़ास किस्म की आवाज़ें भी आती हैं। तो उसके लिए इनहेलर इस्तेमाल होते हैं,
वो स्टीरॉइडल इनहेलर भी हो सकते हैं, वो बीटा एगोनिस्ट इनहेलर भी हो सकते हैं, वो इप्राट्रोमियम ब्रोमाइड इस तरह को एंटीकोलिनर्जिक इनहेलर भी हो सकते हैं। तो वो सेपरेट मसला है। वो आपका आप सिंपल जो है, जो अभी आपको एलर्जी ना की हो उससे आप फौरी जो है इससे। अब आ गया इन्फेक्शन की तरफ। इन्फेक्शन जो होती है इसमें जरासीमों का अमल दखल होता है। अब भले उसमें जो है वो जरासीम वायरस हो या उसमें बैक्टीरिया हो। अब ये कोरोना जो है ये एक वायरस है, ये ऐसा वायरस है जो अकॉर्डिंग टू दोज जो साइंटिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दोज हु हैज you see invented this virus, who have recognized this virus that this is a coronavirus, it is called COVID-19। ये जो है ये जानवरों से इंसानों में चूँकि दाखिल हुआ है, आरएनए वायरस है। तो ये वायरस अपनी जो है साख्त जो आरएनए की है वो चेंज करेगा, तो ये इसके अगेंस्ट फिर वैक्सीन बनाना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये अगर अपनी साख्त चेंज करता रहेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिनको आरएनए कहते हैं, तो फिर उसमें ये वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो जब ये वायरस, इसके अलावा दूसरे आरएनए वायरस जो मौसमी वायरसेस होते हैं, ये भी इसी तरह की अलामत इनकी वही होती हैं, लेकिन इनमें बुखार होता है। ठीक है, बुखार काफ़ी तेज़ होता है। अब उसमें करना क्या है कि एंटीवायरस जो है वायरस, वो तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर उसमें जो हमारे नाक और गले में और छाती में जो जरासीम मौजूद होते हैं, जिनको हम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सेला कैटार्लिस और इसके अलावा जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, ये भले ग्राम पॉजिटिव हों या ग्राम नेगेटिव हो, ये 5 ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो ये कंडीशन को और ख़राब कर देते हैं। अब हमें करना क्या है इन्फेक्शन के लिए? हम 2 चीज़ों, देखें, हम जब मरीज़ को ट्रीट करते हैं 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक होती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब इधर वाली जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसमें दर्द, बदन में दर्द आ जाता है, बुखार आ जाता है, हेडेक आ जाती है, उसमें फिर ये जितनी खांसी है, नज़ला है, नाक से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, जिस्म दर्द कर रहा है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नकाहत हो रही है, काम करने को दिल नहीं कर रहा है, ऑल दीज आर कॉल्ड सिम्टम विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय अ पेशेंट। उसके बाद हम जो देखते हैं दे आर कॉल्ड साइंस। हम देखते हैं कि पेशेंट को बुखार भी है, उसका जो है ब्लड प्रेशर कैसा है, ये सब चीज़ें, उसकी जनरल कंडीशन क्या है, उसकी जो चेस्ट की कंडीशन वो क्या है। तो इसमें एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गई, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गई। अब वायरस के अगेंस्ट हम, चूँकि वायरस के अगेंस्ट बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की जाती हैं, लेकिन वायरस के अगेंस्ट कहा जाता है कि 3 से 5 से 7 दिन तक जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया है, ये कंडीशन को और ख़राब कर देते हैं। तो वो उसको कहते हैं सुपर एडिड इन्फेक्शन। ठीक है, जब सुपर एडिड इन्फेक्शन होती है तो हमने सुपर एडिड इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है, और वो सुपर एडिड इन्फेक्शन के लिए हमें एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक नहीं देने चाहिए, लेकिन मेरी दानिश के मुताबिक या मेरे तजर्बे के मुताबिक एंटीबायोटिक देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस के साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिक्स हो गई है तो ये कंडीशन को और एग्रेवेट कर देंगी। अब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो स्वैब नाक से लेते हैं, या वो उनको ये भी चाहिए कि वो इन बैक्टीरिया को भी सामने रखें वायरस के अलावा, कि वायरस, कोरोना वायरस के साथ साथ क्या कोई सुपर एडिड इन्फेक्शन तो नहीं पेशेंट को ख़राब कर रही। तो लिहाजा इसको भी हमने ज़हन में रखना है। अब आ गया मसला, इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप पैरास्टामोल भी दे सकते हैं, आप खुद अपने तौर पे पैराडोल ले सकते हैं, 1 से 2 गोलियाँ। बच्चों में हो तो फिर हम 20 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इन 3 डिवाइडेड डोजेज या 4 डिवाइडेड डोजेज हम उनको देते हैं। इसके अलावा मेरी अपनी दानिश के मुताबिक अगर एंटीबायोटिक आपने देना है तो इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन अजिथ्रोमाइसिन इज अ गुड एंटीबायोटिक। वाई इट इज़ गुड एंटीबायोटिक? On one side it is safe, on other side it has a broad spectrum of activity. It covers all these organisms which I have just told you कि उसमें स्टेफ्लोकोकस नमूनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, मोरेक्सेला कैटार्लिस और एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स, ये उन सबको कवरेज देती है। तो इसलिए आप एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन 3 से 5 दिन तक यूज हो सकती है। तो इसके साथ एंटी एलर्जिक भी दे दें,
उसके साथ पैराडोल की गोली दे दें। तो इस तरह अगर नाक बंद है तो जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था वो एंटी जो डीकंजेस्टेंट है, जाइनोसिन नेजल स्प्रे आता है, राइनोसोन नेजल स्प्रे आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लिहाजा एक तरफ पैनाडोल एंटी एलर्जिक और फिर नाक को खोलने के लिए ये डीकंजेस्टेंट और साथ में आप एंटीबायोटिक दें। तो आप आजकल चूंकि लॉकडाउन का एक ज़माना है तो आप घर पे ही अपना इलाज कर सकते हैं। आप मेडिसिन इसमें डाइक्लोफेनिक पोटाशियम भी दी जा सकती है। अब कोई इसकी मुखालफत इसलिए करते हैं कि जब डाइक्लोफेनिक पोटाशियम देते हैं तो उससे क्या है जी कि उसमें ब्लड जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनके कम होने का अंदेशा होता है, प्लेटलेट कम होने का अंदेशा होता है। तो अगर देखा जाए तो जितने एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, जितनी मेडिसिन यूज़ होती हैं, वो भी यही काम कर सकती हैं, क्योंकि उसमें भी ल्यूकोपीनिया हो सकता है, उसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। तो ऑल दीज कंडीशन can be observed in that situation when we are using, you see, antibiotic, when we are using painkiller medicines, when we are using other medicine for other purposes. Some people they are suffering from diabetes, some people they are suffering from hypertension, some people have आर्थेटिक डिसऑर्डर, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है। तो ऑल दीज वायरसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लिहाजा हमें क्या करना है, मैं अभी फोकस कर रहा हूँ आपके चेस्ट प्रॉब्लम को जो आजकल के ज़माने में है। तो आप लॉकडाउन के ज़माने में अपने घर में अपना इलाज कर सकते हैं। आप एंटी एलर्जिक लें, आप पैनाडोल लें या फिर डाइक्लोफेनिक पोटाशियम। लेकिन वो शख्स जिनको डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, जिनके मैदे में जो है मैदे में अल्सर का मसला हो, या वो कहें जी जब हम ऐसी मेडिसिन खाते हैं तो मैदे में दर्द शुरू हो जाती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। उनको पैरास्टामोल, इसको एसिटोमाइनोफिन भी कहते हैं, वो ले लेनी चाहिए। तो इस तरह एक पैनाडोल की गोली, एक एंटी एलर्जिक, साथ में जाइनोसिन नेजल स्प्रे, और अगर साथ में मिलाना है तो आप अजिथ्रोमाइसिन का कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाला अडल्ट जो है एक रोज़ का ले लें। लेकिन इसको खाली पेट लेना होता है। अगर आप खाने के साथ लेंगे अजिथ्रोमाइसिन के कैप्सूल को तो ये जज़ब नहीं होगा, खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे खाने के बाद। तो ये मैंने आपको, अब आ गया मसला कोरोना वायरस के मतलब। कोरोना वायरस के मतलब मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि हमें अपना रिसर्च करनी है कि ये कोरोना वायरस, कुछ लोग कहते हैं कि ये फ़ज़ा में मुहलक होता है, कुछ कहते हैं अगर फ़ज़ा में मुहलक होता है तो जो रिसर्च इसके ऊपर कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनको टेलीस्कोप दें, उनको बताएं कि देखो ये कितनी देर ये हवा में मुहलक रहता है, और फिर ये कपड़ों के साथ भी अगर चिपकता है तो ये कब चिपकता है, मास्क के साथ रहता है तो कब रहता है, और इसको देखें। फिर इसकी इन्फेक्टिविटी चेक करें कि कितने घंटे तक ये जो है ये इन्फेक्शन का बास बन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारी अपनी असम्पशन जो है, जो हमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जो वो कह रहे हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फेथ ना करें, अपनी रिसर्च करें कि हम लोग क्या देखते हैं। ये वायरस कितनी देर जिंदा रहता है, कुछ कहते हैं कि ये 24 घंटे जिंदा रहता है, कुछ कहते हैं ये 7 दिन जिंदा रहता है, कुछ कहते हैं 9 दिन जिंदा रहता है। क्वेश्चन इज दिस, वी हैव आल्सो यू सी in our surrounding, we have paper, I have you see this paper, I have you see all these medical equipment on my table. So we should observe this, whether this virus is viable on these innate things or not. ये हमें अपने तौर पे देखना है, क्योंकि हम भी, अल्लाह ने हमें भी दानिश दी हुई है, हमें भी इसकी कोशिश करनी है। हम आप खुद देखें इसकी विरुलेंस कितनी है, ये किस टेम्परेचर के ऊपर, इसको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रखें और फिर इसको देखें कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये वायबल रहता है और इसकी इन्फेक्टिविटी होती है। ये भी हमें ज़हन में रखना है। तो मैं ये भी, कुछ होते हैं नहीं जूतों के साथ लग जाता है, ये भी हमें कंफर्म करें कि वाकई जूते के साथ लग जाता है, क्योंकि बट द अमेरिकन्स, द यूरोपियंस, दे आर सेइंग दैट this is also on the shoes. So we should confirm ourselves, we should use our mind, we should analyze ourselves, and then we should see whether they are saying correct or they are not correct. So these are the things. तो मैं अभी, मेरी टॉक बहुत लंबी हो गई है। अपना सिर्फ सफाई जो है, वो लोग सफाई, बदन की सफाई मुझे नहीं पता वो रखते हैं कि नहीं, लेकिन मैं चूँकि ग्लासगो में रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, टॉयलेट जाने के बाद टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। सो इट मीन क्लीनलीनेस इज़ नॉट कॉन्सेप्ट एज वी हैव कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड। सो ये ज़हन में रखें, नो डाउट कि उनकी हर चीज़ प्योर होती है, वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऊपर अमल करते हैं, सफाई का एहतमाम करते हैं, लेकिन वो बदनी सफाई नहीं रखते हैं। ये चीज़ भी बहुत गौर करनी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, वी आर मुस्लिम, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं,
हम वजू करते हैं, हम सफाई का अहतमाम करते हैं, तो इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस द इन्फेक्टिविटी एंड अटैक ऑफ दैट वायरस ऑन आवर दे आर लेस एज कम्पेयर टू दोज पीपल। तो मेरे नाज़रीन, ये मेरी अगर टाक आपको पसंद आए, मेरी बातें आपको पसंद आए, एक तो इनके ऊपर अमल करें। अपनी देखो बहुत ज़रूरी, सफाई बहुत ज़रूरी है और नज़म बहुत ज़रूरी है। एक हमारे कायद का भी ये फरमान है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें और नज़म कायम करें, हमेशा डिसिप्लिन कायम करें। और दो चीज़ें, एक आप सफाई रख लें, सफाई अपने बदन की भी, अपने कपड़ों की भी, अपने घर की भी, अपनी गली मोहल्लों की भी। अगर आप सफाई जगह जगह चीज़ें ना फेंकें, अगर आप ये करेंगे तो ये कोरोना आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गंदगी फैलाएंगे, आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, आप मसलन अपने सराउंडिंग का भी ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर आप रेडी हो जाएं। दिस वायरस इज फॉलोइंग बिकॉज if we are not acting upon what the Allah is said, what Allah is saying, and what Allah has said, and what is, you see, preached by our holy prophet, then we should be ready to be affected with this virus. तो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, एक बात और याद रखें, अगर ये मेरी टाक आपको पसंद आए, इसको शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट्स दें, ताकि अगर मेरे में कोई कोताही है, अगर मैंने कोई गलत बात की है, तो मैं अपने आप को सही करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।